वेलकम टू एस्पिरेंट एडू हब। आज हम लोग केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस जैसे यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी, बीपीएससी, एडीईओ, एसआई, एसएससी, रेलवे जैसे एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। And the first question is, which law of thermodynamics defines the concept of internal energy? थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा लॉ इंटरनल एनर्जी के कंसेप्ट को डिस्क्राइब करता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट energy can be neither created nor destroyed, only transformed from one form to another। पहला लॉ जो है आपका थर्मोडायनेमिक्स का वो बताता है कि एनर्जी ना ही क्रिएट होता है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, बस एनर्जी का फॉर्म चेंज होता है, एक फॉर्म से वो दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही ये बताता है कि आपका सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी इज इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पीएच ऑफ 0.001 मोल ऑफ HCl सॉल्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली, यानी कि HCl सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आपको दिया गया है, आपको पीएच निकालना है। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा और कैसे पीएच निकालते हैं तो ये आप इजीली निकाल सकते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन एक बार बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 3। हम लोग जानते हैं कि पीएच इक्वल्स टू लॉगरिथमिक ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, माइनस लॉग 0.001, यानी 10 टू द पावर ऑफ कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ -3, यानी इसका जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3। इस ऐसे क्वेश्चंस का आप लोग प्रैक्टिस जरूर करें क्योंकि ये इसी टाइप का क्वेश्चन एक बार बीपीएससी में पूछा गया है। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच गैस इज कॉमनली यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स? फ्रूट्स के पकाने में कौन से गैस का मेनली यूज किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, इथाइलिन। इथाइलिन हम लोग जानते हैं कि एक प्लांट हार्मोन है और इकलौता प्लांट हार्मोन है जो कि गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इथाइलिन एक नेचुरल प्लांट हार्मोन है जो कि गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और उसका जो मेन फंक्शन है वो है फ्रूट राइपनिंग, फलों को पकाना। इथाइलिन जो है एंजाइम को ट्रिगर करता है जिससे फ्रूट सॉफ्ट होते हैं और धीरे धीरे अपना कलर बदलते हैं। तो याद रखेंगे कि आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट में कौन सा गैस यूज होता है, इथाइलिन होता है। और इथाइलिन के बारे में 2 पॉइंट्स और याद रखेंगे कि ये एक नेचुरल प्लांट हार्मोन है और यह इकलौता हार्मोन है जो कि गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंगेंट स्मेल इन एलपीजी लीकेज? जब एलपीजी सिलेंडर लीक करता है तो एक स्मेल आता है, तो स्मेल किस गैस के कारण आता है या किस कंपाउंड के कारण आता है? एलपीजी में ऐसा क्या ऐड होता है? आप लोग को पता होगा एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन उसका चीफ कंस्टिट्यूएंट है। तो उसमें ऐसा क्या ऐड किया जाता है कि वो गैस लीकेज का स्मेल आता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इथाइल मरकैप्टेन। इथाइल मरकैप्टेन एलपीजी में ऐड किया जाता है कि लीक्स को डिटेक्ट करने के लिए, कि अगर गैस, क्योंकि आपका ब्यूटेन और प्रोपेन जो चीफ कंस्टिट्यूएंट है आपका एलपीजी गैस का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का, वो ऑर्डरलेस होता है। तो स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए, लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए इथाइल मरकैप्टेन छोटे से अमाउंट में इसमें ऐड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
विच केमिकल इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर? फायर एक्सटिंग्विशर जो यूज होता है उसमें कौन सा केमिकल यूज होता है? तो फायर एक्सटिंग्विशर में आपका कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है, यानी यहाँ पे ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट आंसर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है और जो आपका फायर होता है फायर के अमाउंट को रिड्यूस करने का कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच केमिकल इज यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आइटम? जो आप लोग पैकेज्ड फूड काटते हैं तो लंबे टाइम तक उसका जो शेल्फ लाइफ रहता है वहां पे कौन सा केमिकल यूज किया जाता है उसको प्रिजर्व करने के लिए? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट बेसिकली आपके फूड पैकेज फूड आइटम में एज अ फूड प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है और मेनली फूड्स जैसे एसिडिक फूड्स जैसे जेम्स हो गया, जैम हो गया, सॉसेस हो गए, उस सब में यूज किया जाता है। तो याद रखेंगे सोडियम बेंजोएट फूड आइटम में एज अ फूड प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच केमिकल काउजेज एसिड रेन? अगर आपको पता होगा कि एसिड रेन का क्या कंस्टिट्यूएंट्स हैं तो आप इस क्वेश्चन का इजीली आंसर कर सकते हैं। तो एसिड रेन हम लोग जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर बेसिकली होता है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ से आएगा? वो आएगा सल्फर डाइऑक्साइड से, और नाइट्रिक एसिड कहाँ से आएगा? वो आएगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड से। तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस को देखते हैं तो जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा, करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो चीफ कंस्टिट्यूएंट है एसिड रेन का। ये जो आपके डिफरेंट सोर्सेज से जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है वो जाकर वाटर वेपर के साथ कंबाइन करता है और वो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और यही जब एसिड रेन के साथ जब डिजोल्व होके एज अ रेनफॉल जब धरती पे आता है तो इसी को हम लोग एसिड रेन बोलते हैं। तो एसिड रेन सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होता है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Which of the following gases is used for sterilizing surgical instrument? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हम लोग जो डॉक्टर्स यूज करते हैं उसको स्टरलाइज करने के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इथाइलिन ऑक्साइड, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो इथाइलिन ऑक्साइड होता है वो बैक्टीरिया और डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। इस वजह से जो आपका सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको स्टेरलाइज करने के लिए इथाइलिन ऑक्साइड का यूज होता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच केमिकल इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ डायनामाइट? तो डायनामाइट के प्रिपरेशन में आपका नाइट्रोग्लिसरीन यूज होता है। याद रखेंगे आप लोग, डायनामाइट का जो चीफ कंस्टिट्यूएंट होता है वो नाइट्रोग्लिसरीन होता है। और यहाँ पे डायनामाइट को डिस्कवर कौन किया था? तो डायनामाइट को डिस्कवर करने वाले अल्फ्रेड नोबल थे, और यही अल्फ्रेड नोबल जो है यही नोबेल प्राइज का फाउंडेशन रखे थे। इन्हीं के नाम पे नोबेल प्राइज दिया जाता है। नोबेल प्राइज के बारे में एक डिटेल वीडियो हम लोग बनाए हैं, उसके स्टैटिक और करेंट पार्ट को इंक्लूड करते हुए, जो कि आपके प्लेलिस्ट में होगा, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू? जो क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन होता है वो किस प्रोसेस के कारण होता है जो क्लोरीन ब्लीचिंग के लिए यूज होता है? इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए ऑक्सीडेशन। क्लोरीन जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है और नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म करता है, जो कि ऑक्सीडाइज करता है और डिस्ट्रॉय करता है कलरिंग मटेरियल को। तो जो प्रोसेस जिस प्रोसेस से क्लोरीन जो आपका ब्लीचिंग एक्शन परफॉर्म करता है वो प्रोसेस कौन सा है? तो वो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन।
जनरली क्वेश्चंस बहुत जगह पे जनरली बताया जाता है कि ब्लीचिंग एक्शन कौन परफॉर्म करता है, तो क्लोरीन परफॉर्म करता है। तो बेसिकली कौन से प्रोसेस के थ्रू क्लोरीन ब्लीचिंग एक्शन परफॉर्म करता है, तो वो जो प्रोसेस है आपका वो होगा ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑप्शन ए ऑक्सीडेशन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन एंट स्टिंग। जो चींटी काटता है हम लोगों को, तो उसके स्टिंग में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी फॉर्मिक एसिड। चींटी के स्टिंग में और नीडल्स में फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड का क्या है केमिकल फॉर्मूला, तो वो है HCOOH। और इसी फॉर्मिक एसिड के कारण जो आपका फॉर्मिक एसिड जो इजेक्ट करता है आपका बॉडी में अंट और नीडल्स, उसी के कारण इरिटेशन एंड पेन होता है। तो याद रखेंगे आप लोग, एंट के स्टिंग में और नीडल्स में फॉर्मिक एसिड होता है, जिसको हम लोग मिथनोइक एसिड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन के लिए कौन सा केमिकल यूज होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सिल्वर आयोडाइड। जनरली सिल्वर आयोडाइड यूज होता है आर्टिफिशियल रेनिंग के लिए, और सिल्वर आयोडाइड जो है वो न्यूक्लियस की तरह एक्ट करता है कंडेंसेशन के लिए, जिससे और यह प्रमोट करता है क्लाउड फॉर्मेशन और आर्टिफिशियल रेनफॉल को। तो आप लोग याद रखेंगे कि कौन सा केमिकल यूज होता है आर्टिफिशियल रेन के लिए, तो सिल्वर आयोडाइड यूज होता है आर्टिफिशियल रेन के लिए, और ये कंडेंसेशन को सिमुलेट करता है, एक आर्टिफिशियल क्लाउड फॉर्मेशन को सिमुलेट करता है, जिससे आर्टिफिशियल रेनफॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज रॉकेट प्रोपेलेंट। तो रॉकेट के प्रोपेलेंट के रूप में किस कंपाउंड को हम लोग यूज करते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए हाइड्राजीन। हाइड्राजीन होता है N2H4, जो कि आपके रॉकेट प्रोपेलेंट के रूप में यूज होता है, और ये हाई थ्रस्ट प्रोवाइड करता है रॉकेट को, क्योंकि रॉकेट काफी हाई स्पीड में मूव करता है, हाई स्पीड में ट्रैवल करता है, इसीलिए उसको हाई थ्रस्ट का उसको जरूरत होता है। इसलिए हम लोग हाइड्रोजन को एज अ रॉकेट प्रोपेलेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच विटामिन कैन बी सिंथेसाइज फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल से कौन सा विटामिन सिंथेसाइज होता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी विटामिन D3। तो दो टाइप का विटामिन डी होता है, विटामिन D2 और विटामिन D3। तो विटामिन D3 जो होता है वो सिंथेसाइज होता है 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल से। जब 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल सनलाइट से एक्सपोज होता है तो आपका वहां से आपका जो है वो विटामिन डी सिंथेसाइज होता है। इस चीज को याद रखेंगे। तो कौन सा विटामिन कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसाइज होता है? तो वो हो जाएगा आपका विटामिन डी। और बेसिकली 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जब सनलाइट एक्सपोज करता है तो वहां से विटामिन D3 जो है वो सिंथेसाइज होता है। यहीं पे आप लोग याद रखेंगे कि दो टाइप का विटामिन डी होता है, विटामिन D2 एंड विटामिन D3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। कुछ ऑक्साइड्स दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा एम्फोटेरिक होगा? तो सबसे पहले तो एम्फोटेरिक क्या होता है? एम्फोटेरिक ऐसे ऑक्साइड्स को बोलते हैं जो कि दोनों एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सके। मींस एम्फोटेरिक आर दोज ऑक्साइड्स व्हिच कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। अब इस देखना है 4 ऑक्साइड्स दिया हुआ है, इसमें से कौन सा ऑक्साइड है जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है? तो इन दिए गए ऑप्शंस में अल्युमिनियम ऑक्साइड जो है Al2O3 यानी कि आपका ऑप्शन 3 वो करेक्ट होगा। तो एम्फोटेरिक यहाँ पे ऑप्शंस में कौन है? अल्युमिनियम ऑक्साइड है, यानी ऑप्शन 3 आपका सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द कलर ऑफ KMnO4 इज ड्यू टू। KMnO4 का जो कलर होता है वो क्यों होता है, किस कारण से होता है?
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन के कारण। जो कलर होता है आपका KMnO4 का, वो कलर जो रिफ्लेक्ट करता है वो चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन के कारण शो होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि Mn से आपका जो Mn होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, वो होता है आपका निगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ जो चार्ज जो ट्रांसफर होता है ऑक्सीजन से मैंगनीज की तरफ, इस कारण से आपका KMnO4 एक कलर्ड कंपाउंड की तरह बिहेव करता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंपाउंड शो ट्यूटोमेरिज्म? ट्यूटोमेरिज्म कौन सा कंपाउंड शो करता है? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग पढ़ेंगे ट्यूटोमेरिज्म बेसिकली क्या होता है। हाल के एग्जाम में देखा जा रहा है, जनरली बीपीएससी जो एग्जाम ले रहा है वो एनसीईआरटी 11-12 के एनसीईआरटी से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ रहा है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं 11-12 के एनसीईआरटी से भी डिराइव किए गए हैं, लिए गए हैं। तो देखिए ट्यूटोमेरिज्म कोई भी कंपाउंड तभी एग्जिबिट करता है जब वो कंपाउंड अल्डिहाइड हो या कीटोन हो। प्लस अल्डिहाइड और कीटोन होने के बावजूद, अल्डिहाइड जानते हैं जिसका फंक्शनल ग्रुप CHO हो, या कीटोन जिसका फंक्शनल ग्रुप CO हो, और CHO, और वो तभी ट्यूटोमेरिज्म शो करेगा जब उसमें अल्डिहाइड और कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन हो। तो यहाँ पे देखेंगे अगर स्ट्रक्चर हर एक कंपाउंड का, तो हम लोग ऑप्शन ए जो देखते हैं मिथाइल डिहाइड या मिथाइल अल्डिहाइड जो है आपका ऑप्शन ए, वो देखेंगे कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है प्लस अल्डिहाइड भी है CHO। तो ये ट्यूटोमेरिज्म शो करेगी, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप बिकॉज, ग्रुप में हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे ग्रुप में हम लोग बढ़ते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका घटते जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या है इसके पीछे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। क्योंकि एटॉमिक रेडियस जो है धीरे धीरे जैसे ग्रुप में हम लोग डाउन जाते हैं एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो आपका क्या होता है कि कम होते जाता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप में कम होने का कारण जो है क्योंकि वो है एटॉमिक रेडियस का डिक्रीज होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इसका कॉपर का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए क्या करना होता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए कंपाउंड का जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है टोटल कंपाउंड का, उसको जीरो के साथ इक्वेट कर दिया जाता है। यहाँ देखिए अमोनिया है, वो एक कंपाउंड है तो उसको जीरो मान लेते हैं। अब SO4 देखते हैं तो इसका कितना वैलेंसी होता है सल्फेट का। तो सल्फेट का 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है सरप्लस में, यानी कि वही ट्रांसफर हो जाएगा कॉपर पे। कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन्स का नीड होता है, तो वही जाके तभी ना वो न्यूट्रल कंपाउंड बनाएगा। कोई भी कंपाउंड जो होता है वो अपने न्यूट्रल स्टेट में होता है, इसीलिए जीरो के साथ इक्वेट करते हैं। तो अमोनिया तो खुद में एक कंपाउंड है NH3, तो उसको जीरो ले लिए। अब बोला सल्फेट और कॉपर ये एक दूसरे को बैलेंस करेगा। कॉपर को आपको पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप सल्फेट में हम लोग जानते हैं कि सल्फेट में 2 ऑक्सीजन सरप्लस होता है, यानी 2 माइनस होता है, तो वो चला जाएगा कॉपर के पास। तो कॉपर के पास चला जाएगा तो 2 प्लस हो जाएगा। इसी वजह से आपका कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इस कंपाउंड के लिए वो होगा +2, यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच लॉ गवर्न्स सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड? कौन सा लॉ है जो गवर्न करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हेनरी लॉ। अब हेनरी लॉ क्या बोलता है, तो हेनरी लॉ अगर आप लोग पढ़े होंगे तो हेनरी लॉ बोलता है कि मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस ऑफ अबव लिक्विड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द गैस यूज्ड इन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इज, जो कि आप लोग डीप सी डाइविंग करते हैं या स्क्यूबा डाइविंग करते हैं तो वहां पे कौन से गैस का यूज होता है, तो वो है
इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन और हीलियम का वो गैस मिक्सचर होता है जो कि डीप सी डाइविंग में यूज किया जाता है। यानी कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए जो गैस यूज किया जाता है, जो मिक्सचर ऑफ गैसेस यूज किया जाता है, वो ऑक्सीजन एंड हीलियम होता है। याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड इज। तो अगर कार्बन का हम लोग को ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर अगर पता होगा तो हम लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं डायमंड का। तो डायमंड का हम लोग जानते हैं कोई टेट्राहेड्रल होता है। तो टेट्राहेड्रल होता है तो क्या होगा कि 4 सिंगल बॉन्ड रहेगा कार्बन के साथ। कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से चारों तरफ से रहेगा, 4 हाइड्रोजन आइटम, बीच में एक कार्बन आइटम रहेगा। तो इस टाइप का जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं sp3। तो आप लोग याद रखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड इज sp3, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसी तरह से आप लोग हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन ग्रेफाइट का भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। द पॉलीमर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ हेक्सामिथाइलिन डायमीन एंड एडिपिक एसिड इज। कौन सा पॉलीमर फॉर्म होता है हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड के कंडेंसेशन से? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, नाइलन 66। नाइलन 66 कैसे फॉर्म होता है? तो फॉर्म होता है कंडेंसेशन ऑफ हेक्सामिथाइलिन डायमीन एंड एडिपिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Which among the following gas has lowest diffusion rate? कुछ गैसेस दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें लोएस्ट डिफ्यूजन रेट किस गैस का होगा। तो डिफ्यूजन रेट कैसे हम लोग निकालते हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो डिफ्यूजन रेट का एक फॉर्मूला है कि डिफ्यूजन रेट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। तो जो भी कंपाउंड चार्ज दिया गया है उसमें जिसका सबसे कम मोलर मास होगा उसका सबसे ज्यादा डिफ्यूजन रेट होगा, और जिसका सबसे ज्यादा मोलर मास होगा उसका सबसे कम डिफ्यूजन रेट होगा। क्योंकि डिफ्यूजन रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिफ्यूजन रेट जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, तो वो है स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो मोलर मास है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मोलर मास हो गया आपका? कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। ऑक्सीजन का मोलर मास 16 होता है। तो 2 आइटम है ऑक्सीजन का, यानी कि 32 प्लस 12 कार्बन का मोलर मास 44। तो सबसे ज्यादा मोलर मास कार्बन का हो गया, यानी जिसका सबसे ज्यादा मोलर मास होगा उसका सबसे कम डिफ्यूजन रेट होगा। क्योंकि इनडायरेक्ट रिलेशन है दोनों के बीच में, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। तो इन दिए गए कंपाउंड में सबसे कम जो डिफ्यूजन रेट है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का। इस टाइप का क्वेश्चन आजकल डिफरेंट एग्जाम्स में खूब पूछा जा रहा है। तो आप लोग इसके फॉर्मूला को याद रखेंगे, कंसेप्ट को याद रखेंगे कि डिफ्यूजन रेट जो होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास से। तो फिर आप लोग इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व करेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस को जब आप सही सॉल्व करके आते हैं तो आपका सिलेक्शन का जो रेशियो होता है, प्रोबेबिलिटी होता है, वो बढ़ जाता है। क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस है जो बहुत कम लोग सॉल्व कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Which of the following hydrocarbon gives सूदी फ्लेम? अगर आपको सूदी फ्लेम पता होगा कि सूदी फ्लेम क्या होता है तो आप इसको बहुत इजीली गेस कर सकते हैं कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सूदी फ्लेम देता है, भग 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 के चलता है। तो इसका जो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो उनमें इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है। उनमें इनकम्प्लीट कंबस्टन होने का कारण है कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होता है ऐसे कंपाउंड्स का वो काफी हाई होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स का। तो जो भी कभी भी सूदी फ्लेम पूछे और वहां पे अगर एरोमेटिक कंपाउंड दिया रहे तो सीधे आप लोग एरोमेटिक कंपाउंड पे टिक मार दे। तो यहाँ पे देखिए मीथेन एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, इथेन भी नहीं है, इथाइलिन भी नहीं है। एरोमेटिक कंपाउंड कौन है? बेंजीन, जो कि क्लोज रिंग बनाता है। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बेंजीन। याद रखेंगे सूदी फ्लेम जो होता है वो हमेशा एरोमेटिक कंपाउंड देता है, और इसलिए देता है क्योंकि उसका कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो बहुत हाई होता है, जिस कारण से पूरा कंप्लीट कंबस्टन नहीं हो पाता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स में इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
देखिए ये भी एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आजकल खूब पूछा जा रहा है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 11.2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज। तब इसके लिए आपको मोल का कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं 1 मोल इक्वल्स टू 22.4 लीटर होता है। एक मोल में 22.4 लीटर होता है, यानी कि यहाँ पे जो दिया हुआ 11.2 लीटर में कितना मोल होगा, और एक मोल में जो आपका आइटम्स होता है वो कितने आइटम्स होते हैं, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 होता है। इस रिलेशन को आप लोग याद रखेंगे। 1 मोल इक्वल्स टू 22.4 लीटर एंड 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 मॉलिक्यूल्स होता है। तो पहले आपको 11.2 लीटर को मोल में कन्वर्ट करना है। तो आप लोग जानते हैं कि 22.4 लीटर एक मोल के बराबर है, तो 11.2 लीटर कितने मोल के बराबर होगा, तो हाफ मोल के बराबर होगा। और ये भी आप लोग जानते हैं कि एक मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 मॉलिक्यूल है, तो 0.5 मोल में कितना होगा, तो आधा हो जाएगा, यानी कि 3.01 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 मॉलिक्यूल्स होगा। यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चंस का आप लोग जरूर प्रैक्टिस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। अब अभी के टाइम में डायरेक्ट क्वेश्चंस कम पूछा जा रहा है और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस ज्यादा पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ग्लूकोज इज। अब ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। उसमें देखिए कौन सा उसका स्ट्रक्चर आपको पता होगा, तो आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो जैसे ही आप स्ट्रक्चर को करेंगे तो ग्लूकोज बेसिकली एल्डोहेक्सोस होता है। अगर स्ट्रक्चरल नेम पूछेगा ग्लूकोज का C6H12O6 का, तो उसका स्ट्रक्चरल नेम एल्डोहेक्सोस है, यानी कि ग्लूकोज जो है आपका वो अल्डिहाइड है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप जो कि ग्लूकोज में आपका प्रेजेंट है वो कौन सा है, अल्डिहाइड है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Which of the following is used as anticoagulant in blood sample? इसमें से कौन एंटीकोआगुलेंट की तरह यूज होता है ब्लड सैंपल में? एंटीकोआगुलेंट मतलब ऐसे केमिकल जो कि क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, और कोआगुलेंट मतलब जो क्लॉटिंग को प्रमोट करता है। तो यहाँ पे एंटीकोआगुलेंट बोल रहा है, मतलब जो क्लॉटिंग को प्रिवेंट कर रहा है। तो दिए गए ऑप्शंस में जो EDTA है वो आपका एंटीकोआगुलेंट की तरह यूज होता है ब्लड के सैंपल्स में। मतलब आप लोग जो ब्लड डोनेट करते हैं उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है, नीडी पर्सन को दिया जाता है, तो उसमें केमिकल ऐड होता है जो एंटीकोआगुलेंट, वो केमिकल जो है वो आपका है EDTA। ध्यान रखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Which reagent is used to detect the presence of double bond in organic compound? अब कौन सा रिएजेंट यूज होता है जो डिटेक्ट करता है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रोमीन वाटर। जो ब्रोमीन का एक प्रॉपर्टी है, ब्रोमीन वाटर का एक प्रॉपर्टी है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं कि जो कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से, यानी कि अल्कीन और अल्काइन हो गए। ठीक है, अल्कीन एंड अल्काइन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं और अल्केन जो होता है वो सैचुरेटेड कंपाउंड होता है। तो ब्रोमीन वाटर का ये प्रॉपर्टी है कि वो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड को डीकलराइज कर देता है, मतलब डी कलर कर देता है, कलर को फेड अप कर देता है। और यही यूज होता है डिटेक्ट करने के लिए कि कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। अगर आपको डबल बॉन्ड डिटेक्ट करना है तो वहां पे आपको ब्रोमीन वाटर यूज करना है। तो ये केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आज हम लोग डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग एस्पिरेंट एडू हब। आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें कि किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। थैंक यू।